जहाँ भाग्य और कर्म दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जो सफल होता है वो अपने कर्म की बात करता है कि मैंने ये किया और मैं सफल हो गया, मैंने ऐसा किया और मैं सफल हो गया। और जो असफल होता है वो अपने भाग्य को दोष देता है अपने उस भाग्य को कि इसकी वजह से मैं इस काम में सफल नहीं हो सका। तो कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा क्या है? मित्रों, वास्तव में भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। खैर, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज तो चर्चा होगी, यदि आप 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, सीए बनना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे और समझेंगे एक बर्थ चार्ट के माध्यम से कि कैसे हम अपने बर्थ चार्ट में किन चीज़ों को देख करके इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। क्या आपके भाग्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का योग है? क्या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए या फिर किसी और प्रोफेशन में जाना चाहिए? इन सभी बातों को समझेंगे और वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं और उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे ऐसी कामना करता हूं। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में और अपने इस चैनल पे। आप सभी सब्सक्राइबर को, एक सब्सक्राइबर को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, सीए के लिए आपके पास क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इसको अपने बर्थ चार्ट में आप कैसे देख सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आज इसकी चर्चा करेंगे और समझते हैं इस बात को, इन सभी बातों को। तो यदि आपने अभी तक अपनी जन्म कुंडली नहीं निकाली है तो आप निकाल लीजिए और सभी बातों को आप अपने कुंडली के अकॉर्डिंग जो है इन सभी बातों को मिलान भी करिए, ताकि आप भी अपने घर बैठे बैठे ही ये बात बड़ी आसानी से समझ लें कि आपको अपने चार्ट में हमें किन हाउसेस को, किन प्लैनेट्स को और कैसे देखना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए और इसमें कोई और भी सवाल बनता है आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे दिया हुआ है वीडियो के बाद में, उसमें आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर करिए, या फिर जो आपके अंदर मन में सवाल उठ रहे हों उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तेज़ी से विकास करती भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंस और अकाउंट से जुड़े हुए करियर की जो लोगों के बीच उसका आकर्षण है, उसका केंद्र बनता चला जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से यदि हम बात करें तो चाहे एफडीआई का फैसला हो या फिर कोई जीएसटी का फैसला, ऐसे बड़े फैसले होने के बाद जो है हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनियों का जो देश में आगमन हो रहा है, उससे हमारे देश में जॉब के क्षेत्र में अनेक अपॉर्चुनिटी आई है और अपने देश की ही स्थानीय कंपनियां भी और व्यावसायिक संस्थान भी रोजगार के बड़े बड़े हब के रूप में स्थापित होते चले जा रहे हैं। तो इन सभी का फ़ायदा सभी को उठाना चाहिए। इन सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए की भूमिका भी एक प्रमुख रूप से बिल्कुल उठ रही है। और जो है किसी भी संस्थान में चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए की आवश्यकता उस संस्थान अथवा कंपनी से जुड़े हुए सभी अकाउंट एवं फाइनेंस संबंधी कामों के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो इसलिए सीए का करियर तो अच्छा है ही है। और इनका मुख्य कार्य अगर इसकी बात करें कि इनका काम क्या होना चाहिए, इनका मुख्य काम होता है मनी मैनेजमेंट, ऑडिट, टैक्सेशन और जो है आपका जो है फाइनेंशियल एडवाइस उपलब्ध कराने का भी इनका मुख्य कार्य होता है। और यदि आपने सीए कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। सीए का काम अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है और चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ ही सम्मान भी इनको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो सम्मानजनक भी होता है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल के रूप में देश विदेश की कंपनियों में फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जो है आपका फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर अकाउंट मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, ऑडिट या इंटरनल ऑडिटिंग, स्पेशल ऑडिट,
सहित चेयरमैन के पद पर जो काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो काम करते हैं, सीईओ होते हैं जो कंपनी के, फाइनेंशियल डायरेक्टर होते हैं जो, फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हैं जो, चीफ अकाउंटेंट, चीफ इंटरनल ऑडिटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ये काम कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस व कंसल्टेंसी में भी रोजगार के विशेष अवसर मिलते हैं। तो अगर आप सीए बन गए हैं तो आपने देखा कि आप क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका स्तर उठा सकते हैं ऊपर और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करने का एक ही इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये ICAI यही एक संस्थान है जो इनको कोर्स कराती है और उसके बाद इनको लाइसेंस प्रदान करती है। सीए का कोर्स 3 लेवल में पूरा होता है, जो कि यदि हम बात करें, जिसमें पहला है कॉमन प्रोफिशिएंसी कोर्स यानी CPT, जो फाउंडेशन कोर्स के लिए हम इसी को अध्ययन करते हैं। इसमें 4 विषय होते हैं, जैसे अकाउंटिंग, मार्केटाइल लॉ, जनरल इकोनॉमिक्स एवं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनको शामिल किया जाता है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कोर्स यानी कि हमारा IPCC, इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस और कंपनी लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। और हाँ, टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग, IT एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारे विषय भी इसी दूसरे हमारे जो कोर्स हैं उसमें होते हैं। अब तीसरे की बात करें तो इसके लिए हमें यानी FC यानी फाइनल कोर्स हमारा होता है, तीसरा पॉइंट। और ये CA कोर्स का सबसे अंतिम व्यवस्था होती है। इसमें जो छात्र पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, सिस्टम कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंस व एडवांस मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। तो ये तीनों ही पॉइंट हैं, इनको क्लियर करना ज़रूरी होता है। और सभी परीक्षाएं यदि आप पास कर लेते हैं तो उसमें आपको ICAI की तरफ से आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आप आउटर एनवायरनमेंट में अपने काम कर सकते हैं और अपने जो आपकी इच्छाएं हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। अब यदि ओवरऑल हम इस कंक्लूज़न पर अगर इसका हम एक कंक्लूज़न निकालते हैं तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि हमें यदि अकाउंट और बिजनेस कम्युनिकेशन की जानकारी हो तो आप फाउंडेशन बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो अब इस चार्ट के माध्यम से हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि यदि हम फाउंडेशन कोर्स को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। यदि आपने बर्थ चार्ट निकाल लिया है तो प्लीज़ उस पर ज़रूर इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो अपने सेकंड हाउस की बात करें और सेकंड हाउस पे आप क्या देखते हैं कि यदि आपका सेकंड हाउस, पहले हाउस की क्वालिटी समझ लेते हैं कि सेकंड हाउस आपका बैंकिंग का है, आपका अकाउंटिंग का है और थर्ड हाउस आपका जो कम्युनिकेशन का है। तो इस थर्ड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके एजुकेशन के हाउसेस 4th एंड 5th, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है और 9th हाउस का सपोर्ट आपको मिलना ज़रूरी है। अब 9th हाउस का सपोर्ट और बाकी इन सभी मैंने जो 5 हाउसेस को बताए हैं, इन 5 हाउसेस में हमें किन का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट निकल करके आता है वो सेकंड हाउस का आता है। सेकंड हाउस आपका एक्यूमुलेट, जो आपकी नॉलेज है उसको एक्यूमुलेट भी करके रखता है, तो इसलिए एक्यूमुलेशन का हाउस भी है। तो यहाँ पर हमें सेकंड हाउस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हमें देनी चाहिए यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंट। और सेकंड हाउस आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए और चूँकि यहीं से आपका जो आपने कलेक्शन किया है, आपने एक्यूमुलेट किया है अपनी नॉलेज को, यहीं से आप स्प्रेड भी करेंगे अपने एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि थर्ड हाउस मेहनत का घर होता है, इसलिए आपकी मेहनत कितनी है और कितनी आप कर सकते हैं, इन दोनों ही पॉइंट पर आपका फाउंडेशन का
जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो सीए के लिए जो इंटरमीडिएट पेपर ग्रुप होता है, तो यदि हम इसका कंक्लूज़न निकालें तो यहाँ पर जो है हमें अकाउंट, फाइनेंस और टैक्स, ये 3 पॉइंट हमें मेजर समझ में आते हैं। तो इसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का हाउस भी होता है, और जो है इसकी हम अभी बात करते हैं। लेकिन आपका जो पहला पॉइंट आता है आपका जो अकाउंट का, वो मैंने बताया ही है कि दूसरा हाउस यहाँ पर भी मायने रखता है। उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो उसके लिए भी हमारा सेकंड हाउस ही है। अब यहाँ पर आपका नया जो हाउस जुड़ता है वो होता है कि आपका टैक्स की बात करें तो 8th हाउस जो होता है ये आपका टैक्स का हाउस होता है। तो यहाँ पर आप अदर्स के जो फंड होते हैं उनको मैनेज करने की बात करें तो यहाँ पर उसकी भी बात करेंगे। और टैक्स जो हम जमा करते हैं, जो हम जीएसटी है तो टैक्सेशन की बात करते हैं, या फिर अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके 8th हाउस, यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर बैठे प्लैनेट को देखें और यहाँ पर ये हाउस क्या कहना चाह रहा है, इसको ज़रूर स्टडी करें। इसके बाद यदि हम बात करें मैनेजमेंट की तो उसके लिए हमें 10th हाउस ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी काम को अच्छे से मैनेज तभी कर सकेंगे जब हमारा 10th हाउस स्ट्रांग होगा। हमारे 10th हाउस में वो स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर बैठे प्लैनेट्स जो हैं उनमें वो स्ट्रेंथ होगी जो हमें 10th हाउस को पावर दें। तो अपने 10th हाउस को स्टडी ज़रूर करिए। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट पेपर ग्रुप भी यदि आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद जो है, अब अगर हम पूरी यानी तीनों पॉइंट की अगर हम बात कर लें, तीनों पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर जो है हम मोटा मोटा हम सभी पेपर में यही देखते हैं कि अकाउंट, फाइनेंस, टैक्स एंड मैनेजमेंट की आपके अंदर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के जो भी चार्टेड अकाउंटेंट बनने में इंटरेस्ट होंगे, उन्होंने अपने बर्थ चार्ट में इन सभी बातों को जो मैंने अभी बताई उसको अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। और यदि नहीं समझा है जिन्होंने भी, तो अभी भी कुंडली निकाल लें और उसमें अपने 2nd हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस की स्टडी अच्छे से कर लें। इसके बाद जो है हम अभी जो है एक चार्ट का एनालिसिस भी करते हैं और इसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से जो है हम इसमें क्या रिजल्ट निकालते हैं और इस चार्ट में ऐसी क्या खासियत थी कि जिसकी वजह से ये अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट बने और इसमें इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की। तो आइए इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। तो एक ये मिथुन लग्न की कुंडली है, यानी अगर आपकी इंग्लिश में कंप्यूटर से बना हुआ है तो यहाँ पर ASC लिखा होगा, और यदि आपका हिंदी में कुंडली बनी है तो यहाँ पे ला लिखा होगा। जहाँ पर भी ला लिखा है या लग्न कुंडली है आप उसे ही देखें। तो यहाँ पर जो है आपकी मिथुन लग्न है यानी जेमिनी साइन एसेंडेंट। तो यहाँ पर अगर हम 2nd हाउस की बात करें तो 2nd हाउस में एक बार पूरा पहले प्लैनेटरी पोजीशन की बात कर लें तो 2nd हाउस में शनि बैठे हैं, 3rd हाउस में नेपच्यून बैठे हैं और 4th हाउस खाली है। 5th हाउस में राहु और जुपिटर बैठे हुए हैं, जबकि 7th हाउस में यूरेनस बैठे हैं, 8th हाउस में प्लूटो बैठे हुए हैं और 9th हाउस में वीनस यानी शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। और यदि हम 11th हाउस की बात करें तो यहाँ पर कई सारे प्लैनेट अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मंगल की पोजीशन है, सूर्य की पोजीशन है, चंद्रमा की पोजीशन है और मरकरी के साथ साथ केतु की भी पोजीशन है, क्योंकि राहु चूंकि यहाँ बैठे हैं तो केतु जाहिर सी बात है यहीं पे बैठेंगे। तो ये एक प्लैनेटरी पोजीशन हो गई कि पूरे बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पर किस तरह से बैठे हैं। अब अगर हम लॉर्ड की बात करें तो हमारा 11th लॉर्ड 11th साइन में ही बैठा है, जबकि हमारा 2nd लॉर्ड हमारा 11th में आकर के बैठा है, जो कि हमें जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाता है यहाँ पर जो है। और दूसरे शनि भी बैठे हैं, तो जो कि जो है आपको पता ही है कि शनि डिले ज़रूर कराते हैं, लेकिन जो है एक डिसिप्लिन भी देते हैं एक्यूमुलेशन में। थोड़ा सा मेहनत इनको ज़्यादा करनी पड़ी ज़रूर होगी, लेकिन अपने जब ये इन्होंने अपने जो है प्रोफेशनल लाइफ और करियर की जो है स्टार्टिंग की होगी, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद इनको जो है एक काफ़ी बड़ा पद इन्होंने प्राप्त किया और अपने चार्टेड अकाउंटेंट के उस पे जो है अपना प्रोफेशन ये कर रहे हैं। अब इनके जो है यदि हम, जैसा कि हमने फाउंडेशन के पेपर में बात की थी कि हमारा 2nd हाउस 3rd हाउस इम्पोर्टेंस रखता है और इसकी अपनी इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमने 2nd हाउस और 3rd हाउस जो है सूर्य है
जिसके लॉर्ड, तो वो दोनों हमारे 11th हाउस में जा कर के बैठे हैं। तो 11th हाउस हमारा गेन का होता है, हमारा डिज़ायर का होता है, हमारे जो है जो डिज़ायर्स होती हैं उनकी पूर्ति, इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं अपनी पहले की वीडियो में, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर ज़्यादा हाउस के बारे में डिटेल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको जो है हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का लॉर्ड हमारा 11th में आ जाता है, और इसके साथ साथ यदि हम 4th लॉर्ड की बात करें तो वो भी हमारा 11th में आ जाता है। और इसके साथ साथ यदि हम 5th हाउस की बात करें तो यहाँ पर जो जुपिटर है उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग बन जाती है, क्योंकि जो है शुक्र जो है वो हमारे 9th हाउस में है। तो 9th हाउस में शुक्र होने की वजह से ये एक स्ट्रांग पोजीशन बनती है। इसके साथ साथ हमारा लगन लॉर्ड जो बुध ग्रह है वो भी हमारा 11th हाउस में आ जाता है, जो कि हमारे को जो है काफ़ी सपोर्टिव हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें हम 6th लॉर्ड की, तो 6th लॉर्ड हमारा वो भी हमारा 11th में है, और जो हमारा 2nd लॉर्ड है और जो 1st लॉर्ड है वो प्लूटो, वो हमारा 8th हाउस में है, यानी टैक्सेशन के हाउस में। तो इसमें हम 6th हाउस की भी इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी देख रहे हैं, क्योंकि ये जॉब के लिए है और सर्विस के लिए होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो 6th हाउस का भी जो रोल है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इसकी बनती है दूसरे के टैक्सेशन के उसमें जाने के लिए, क्षेत्र में जाने के लिए। तो फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हमारा जो है एजुकेशन हो गया, हमारी जो है हायर लर्निंग हो गई, उसके बाद हमारी जॉब सर्विस हो गई, उसके बाद टैक्सेशन हो गया, और इन सब के साथ जुड़ जाता है हमारा गेन। और चूँकि जुपिटर जो है वो हमारा नेपच्यून और जुपिटर ये हमारा 10th हाउस का लॉर्ड बनते हैं दोनों, तो इसलिए नेपच्यून 3rd हाउस में और जुपिटर 5th हाउस में काफ़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। और इस तरह से अगर हम पूरा चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा 6th 11th 6th 8th 5 9 2nd 3rd 10th इनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन करके आ रहा है। और इन सब को जो है हमारा जो जेमिनी है, यानी जो हमारा लगन है, इन ये सारे प्लैनेट मिल करके उसको काफ़ी अच्छी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने बर्थ चार्ट में भी देख सकते हैं कि क्या ये पूरे प्लैनेट हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आपके अपनी पर्सनालिटी को, आपके अपने व्यक्तित्व को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि सपोर्ट कर रहे हैं तो बेधड़क आप चार्टेड अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, सीए के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। यदि कोई बात ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चार्ट और डिस्कस करते हैं। अब ये एक चार्ट लगा हुआ है जो कि हमारा जो है लियो असेंडेंट का चार्ट है, यानी हमारा सिंह लग्न की कुंडली है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10वें भाव में हमारा जो है सूर्य बैठे हुए हैं, 11वें भाव में मरकरी हैं यानी बुध ग्रह और प्लूटो, और 12वें भाव में केतु बैठे हैं। दूसरे भाव की बात की जाए तो दूसरे भाव में यूरेनस बैठे हैं और तीसरे भाव में नेपच्यून बैठे हुए हैं। 5वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में राहु बैठे हुए हैं, जबकि 8वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है। गुरु और शुक्र ग्रह की युति बनी हुई है यहाँ पर 9वें भाव में। और जो है चूँकि लगन का लॉर्ड जो है यानी लग्नेश जो है वो हमारे 10वें भाव में आते हैं, तो यहाँ पर हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि भाई इनके अंदर एक अथॉरिटेटिव नेचर तो इनका होगा ही होगा। तो अथॉरिटेटिव तो ये होंगे ही होंगे। इसके बाद यूरेनस की बात करें, दूसरे भाव में यूरेनस बैठे हैं जो कि हमारे 7वें के स्वामी हैं, और 7वां भाव जो है काफ़ी कनेक्ट है दूसरे से। और इसी तरह से जो है अगर हम 5वें और 9वें का भाव बात करें तो ये दोनों एक्सचेंज हैं इनके लॉर्ड, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी जो है वो 5वें में जाके बैठे हैं और 5वें के स्वामी 9वें में आकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज होता है 5वें और 9वें का। इसके पहले भी हमने 5वां 9वां देखा था, वहाँ पे भी जो है हमारा 9th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और 5वें 9वें का कनेक्शन था। इसी तरीके से यदि हम जो है 8th हाउस देखें तो यहाँ पर जो हमारे शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा जो कि हमारे 12वें के स्वामी हैं, तो टैक्सेशन में ये जो है काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि 8वां और 12वां भाव मिल करके हमारा टैक्सेशन और कोर्ट का केस की जो है वो बात करता है।
तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बुध ग्रह की बात करें तो एक स्टडी अगर हम करते हैं तो बुध ग्रह हमारे दूसरे के स्वामी होकर के हमारे 11वें में बैठे हुए हैं। बुध ग्रह अपनी स्वराशि में बैठे हैं और साथ में प्लूटो बैठे हैं जो कि हमारे चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि हमारी बेसिक नॉलेज के स्वामी हैं। यानी कि जो है बेसिक नॉलेज हमारा 4th हाउस हो गया। उसके बाद जो हमारी प्राइमरी जो नॉलेज है वो हमारी 3rd हाउस हो गई, फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और जो है इसके बाद मेहनत का घर भी हमारा 3rd हाउस होता है। तो अब मेहनत की बात, अब अगर हम प्लानिटरी पोजीशन को भी समझने की कोशिश करें तो जो हमारा मरकरी होता है ये हमारा होता है कैलकुलेशन का, हमारे अकाउंट्स का, हमारे जो है नॉलेज का, हमारे विचारों का ये प्लैनेट होता है। तो इसी तरीके से अगर हम सन की बात करें तो सूर्य जो है वो हमारा गवर्नमेंट हो गया, अथॉरिटी हो गई। इसी के बाद जो है अगर हम जुपिटर की बात करें तो हमारा जो है वो एक्सपेंशन हो गया, हमारा जो सलाहकार हो गया वो जुपिटर हो गया, गुरु हो गया। तो अगर हम एक मोटा मोटा रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो हमारा 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस के साथ साथ हमारा 3rd हाउस यदि मिलता है तो हम यहाँ पर ये बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट का। तो इस चार्ट में भी हमने देखा कि इनकी जो पोजीशन है वो कैसे हमारे 2nd और 3rd हाउस से जुड़ी हुई है, और 3rd हाउस और 2nd हाउस के साथ साथ हमारा 11th हाउस जो कि गेन का हाउस है उससे भी इसने अपना कनेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है। हमारा जो वीनस है, हमारा सैटर्न है हमारा 10th हाउस का लॉर्ड, और जो है 8th में जा कर के बैठा हुआ है। तो यानी यहाँ पर भी जो हम सर्विस दे रहे हैं वो टैक्स से जुड़ी हुई सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 2 चार्ट का एनालिसिस किया और बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयत्न किया, इसमें प्लैनेट के भी समझने का प्रयत्न किया। और इस तरह से आप अपने चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि यदि आपका 2nd और 3rd हाउस आपके पूरे बर्थ चार्ट से कनेक्शन बनाता है, साथ में आपका लगन स्ट्रांग हो जाता है और सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप इस करियर को, इस प्रोफेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है किसी भी प्रोफेशन का निर्णय ले सकते हैं कि अगर आपको कोई अदर सेक्टर में भी जाना है चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा, या फिर आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप कंसल्टेंसी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और कमेंट के द्वारा आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो काफ़ी सरल और समझ में आई होगी आपको। यदि आपका कोई और भी सवाल है तो उसे भी ज़रूर पूछिए और अपनी सवालों का जवाब लीजिए वीडियो के माध्यम से, या फिर जो है कमेंट बॉक्स में ही जवाब के माध्यम से। धन्यवाद मित्रों।